अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 2 दिन बाद अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सियासी तौर पर अपोजिशन की मुसलसल शिकस्त के बाद हुकूमत मुतमईन है कि इस कॉन्फ्रेंस से भी कुछ नहीं निकलेगा, मगर अपोजिशन जमातों की तरफ से बड़े ऐलानात सामने आ रहे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से सिर्फ 2 दिन पहले अब यह दावा सामने आया है कि कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ भी शरीक होंगे, वीडियो लिंक से शरीक होंगे और खिताब भी करेंगे। अगर ऐसा होता है तो सजा के बाद नवाज शरीफ की यह पहली बाज़ाब्ता सियासी सरगर्मी होगी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने सबसे पहले इस हवाले से ट्वीट करते हुए कहा कि नवाज शरीफ से बात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की है और परसों होने वाली एपीसी में नवाज शरीफ को वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की दावत दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी के इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम नवाज ने उनका शुक्रिया अदा किया और अब पीपल्स पार्टी के जराए दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए शरीक होने की यकीन दहानी करा दी है। यानी पीपल्स पार्टी के जराए के मुताबिक नवाज शरीफ भी परसों होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे और खिताब भी करेंगे। अब नवाज शरीफ की शिरकत एपीसी में क्या जान डाल सकती है? क्या यह हुकूमत के लिए कोई खतरा बन सकती है? क्योंकि अपोजिशन की बार बार पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शिकस्त के बाद हुकूमत बहुत पूरा एतमाद है कि हुकूमत का अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साथ ही क्या परसों होने वाली एपीसी में मरियम नवाज भी शरीक होंगी, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि नवाज शरीफ जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट इश्तिहारी करार दे चुकी है, 22 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के अहकाम जारी हो चुके हैं। ऐसी सूरत में उनका ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुमकिना तौर पर शरीक होना किस चीज़ की तरफ इशारा है? क्या अपोजिशन करने का इरादा रखती है? सीनियर साहब और तजियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, इस वक्त जो पैदर पे शिकस्त हुई है अपोजिशन को मुख्तलिफ मराहिल में, चाहे वो चेयरमैन सेनेट का मामला हो या कल पार्लियामेंट का इजलास हो या सड़कों का मामला हो, उसके बाद पीपल्स पार्टी के जराए कंफर्म कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब शिरकत भी करेंगे, वीडियो लिंक से खिताब भी करेंगे। नून लीग की तरफ से खामोशी है। क्या नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर लंदन में बैठकर अमली सियासत करने का फैसला कर लिया है? शाहजेब साहब, आपने पे दर पे नाकामियों का जिक्र किया, तो वो हालात पाकिस्तान में सबको पता है जिसकी वजह से अपोजिशन को मुसलसल नाकामियों का सामना है। लेकिन कल जो पाकिस्तान बार कौंसिल के ज़ेर एहतमाम जो इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, इसमें शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल साहब ने बिल्कुल साथ साथ बैठकर जो तकरीरें की हैं, अगर आप उनका कंटेंट जो है उसको एनालाइज़ करें तो आपको पता चलेगा कि दोनों काफ़ी हद तक एक पेज पे आ चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 1.5-2 साल में जो अपोजिशन की बड़ी पार्टीज़ हैं, इनका जो किरदार है उसको आप तसल्ली बख्श करार नहीं दे सकते। लेकिन ये जो अभी आपने सवाल मुझसे पूछा है, तो ये 2-3 दिन से हम इस्लामाबाद में सुन रहे थे, सिर्फ पीपल्स पार्टी के हलकों में नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के हलकों में भी ये तजवीज़ ज़ेर बहस थी कि ये क्या मुनासिब होगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में टेलीफोन पर या वीडियो लिंक के ज़रिए उनसे तकरीर करवाई जाए। तो अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने उनको दावत दे दी है और उन्होंने ख़ुद ट्वीट के ज़रिए अपनी दावत का ऐलान किया है। लेकिन उसमें वो ये नहीं उन्होंने बताया कि उनकी दावत कबूल की गई है या नहीं की गई। मेरी इतला के मुताबिक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो 20 सितंबर को पीपल्स पार्टी की ज़ेर एहतमाम जो एपीसी हो रही है उसमें न सिर्फ वर्चुअली शिरकत करने का फ़ैसला कर लिया बल्कि वो उससे खिताब भी करेंगे। और उसमें सिर्फ नवाज शरीफ साहब खिताब नहीं करेंगे, उसमें मुस्लिम लीग नून के बहुत से अहम रहनुमा उसमें शरीक होंगे। उसमें शहबाज शरीफ साहब भी शरीक होंगे और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो भी शरीक होंगी। तो ये आप देखिए, इस एपीसी की अहमियत ये होगी कि इसका एहतमाम जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं और इस एपीसी में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ, ये तीनों आपको इसमें नज़र आएंगे। और वो लोग जो दावे कर रहे हैं कि नून में से शीन निकल जाएगी या शीन रहेगी और नून नहीं रहेगी, तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों ने उकसाया है, उन्होंने इंस्टिगेट किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो भरपूर तरीके से सामने आए और ये बताए कि हम सब एक हैं। मगर हुकूमत है बड़ी कॉन्फिडेंट कि ये इन्हें अगर पार्लियामेंट से रिज़ाइन करना है तो कर दें, सड़कों पर आना है तो आ जाएं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हुकूमत टाइम पूरा करेगी। आपको लगता है नवाज शरीफ की शिरकत से कोई फ़र्क पड़ सकता है या मरियम नवाज की? देखें, इस एपीसी में अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कल से मैंने काफ़ी सारे जो अपोजिशन के रहनुमा हैं
जिन्होंने इस APC में शिरकत करनी है और जिनका मियां नवाज शरीफ से भी रब्ता है। काफ़ी सारे लोगों से मेरी बात हुई है और मुझे ये लग रहा है कि यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि पहले भी 2-3 APCs हुई हैं और पहले भी अपोजिशन जो है वो 2-3 दफ़ा कुछ अहम जो मैचेस थे उसमें हुकूमत से मैच हार गई। लेकिन इस APC में जो हुकूमत को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तकलीफ़ होगी वो ये होगी कि अगर नवाज़ शरीफ साहब ने वाकई इस APC में ख़िताब कर दिया, अब भले वो ख़िताब पाकिस्तान के मीडिया पे कोई दिखाए या ना दिखाए, लेकिन ख़बर तो होगी ना कि नवाज़ शरीफ से ने भी APC से ख़िताब कर दिया। और फिर उस APC में जो मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की जो तकरीर होगी वो तकरीर बहुत अहम होगी और वो तकरीर जो है वो आपके या मेरे लिए इतनी अहम शायद ना हो, लेकिन उस तकरीर का जो कंटेंट है वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर के लिए और वोटर के लिए बड़ा अहम होगा। और उस तकरीर से जो एक मैसेज आएगा उससे उस मैसेज में आपको 20 सितंबर को पता चल जाएगा कि मुस्लिम लीग नून ने आगे क्या करना है। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये मत भूलिए कि इसकी ऑर्गेनाइज करने वाली पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो ये जो APC है इसमें ये कम से कम जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ये नतीजा ज़रूर निकलेगा कि इसमें शामिल पार्टियां जो हैं वो एक राब्ता अवाम मुहिम का ऐलान करेंगी और अपोजिशन के मुश्तरका जलसे जो हैं उसका भी ऐलान हो सकता है। और आप देखें कि जब ये अपोजिशन जो है इसकी ये सारी लीडरशिप जो है अगर ये सारे गिरफ्तार नहीं होते, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान और जो लोग हैं, तो APC के बाद कुछ दिनों के बाद जब ये लोग जलसों से खिताब करेंगे मिलकर तो कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट तो बनेगा। तो हो सकता है कि हुकूमत जो है वो ये कहे कि ये सारे चले हुए कारतूस हैं, ये आजमाए हुए घोड़े हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हुकूमत के कुछ अपने ही वुज़रा जो बार बार ये कहते थे कि ये अपोजिशन जो है ये डिवाइडेड है और मुस्लिम लीग नून जो है इसमें नून में से शीन निकल जाएगी और शीन रहेगी और नून नहीं रहेगी, तो वो वुज़रा जो हैं उनको जवाब मिल जाएगा जो बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस करते हैं कि जनाब ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि उनको जवाब मिल जाएगा, उनकी तसल्ली हो जाएगी और काफ़ी तसल्ली हो जाएगी उनकी। और नून लीग की हद तक अब ये हतमी फैसला है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में रहेंगे और वहां से बैठकर एक्टिव सियासत करेंगे और मरियम नवाज साहिबा भी अब खामोश नहीं रहेंगी, वो भी बाकायदा तौर पर एक्टिव सियासत कर रही होंगी। APC में जब मरियम नवाज बोलेंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब वो उनकी तकरीर चलती है पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं चलती इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल जाएगा आपको कि वो बोलती हैं नहीं बोलती। जब बोलती हैं तो फिर आप और मैं उनको दिखा नहीं सकते, तो अब जब वो बोलेंगी तो सोशल मीडिया पे तो नज़र आ जाएगा। तो लेकिन इस पर डिबेट काफ़ी हुई है। जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि नवाज शरीफ साहब अब लंदन में बैठ के सियासत करेंगे, तो इस सवाल पर मुस्लिम लीग नून के अंदर भी काफ़ी डिबेट हुई है और पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी उनको इन्वाइट करने से पहले इस पर डिबेट किया कि इससे कहीं नवाज शरीफ साहब के लिए कोई मसाइल तो नहीं पैदा होंगे, क्योंकि हुकूमत को ये एक्सक्यूज़ मिल जाएगा कि हम तो पहले कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं है, अब तो उन्होंने लंदन में बैठ के सियासत शुरू कर दिया है। तो अब चूंकि उनको इश्तिहारी भी करार दे दिया गया है और हुकूमत कहती है हम इनको वापस भी लेके आएंगे, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब वहाँ पे इलाज भी करवाएंगे और साथ ही साथ हो सकता है APC में ये जो आपने सवाल उठाया इसका वो जवाब भी दे दें, क्योंकि उनको नाअहल करार दिया गया ना। तो जो नाअहल करार दिया गया शख्स है उस पर यह तो पाबंदी नहीं है कि वो कोई तकरीर नहीं कर सकता या वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता या वो किसी सियासी इजलास से खिताब नहीं कर सकता। तो बहुत दफ़ा हमने देखा कि बीमार लोग जो हैं वो वीडियो लिंक पे खिताब भी करते हैं। हमारे दोस्त थे मरहूम हासिल बजंजो साहब, थोड़े दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है उस दिन भी वो बीमारी के बावजूद एक वीडियो लिंक पर एक जूम पर वो एक जगह पे खिताब कर रहे थे और थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा नवाज शरीफ साहब की हालत इतनी ख़राब नहीं है जितनी हासिल बजंजो साहब की है, लेकिन हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं कि बीमार सियासतदान जो हैं वो भी हस्पताल से या बीमारी के बिस्तर से वो इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जब उस दिन 20 सितंबर को APC से खिताब करेंगे वीडियो लिंक पर या टेलीफोन लिंक पे, मोस्ट प्रोबेबली वीडियो लिंक पे खिताब करें, तो वो खुद ही जवाब दे देंगे कि वो लंदन से बैठ के सियासत क्यों कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इतवार को सारी बात क्लियर हो जाएगी, क्या तकरीर होती हैं, कौन कौन शिरकत करता है। साथ ही वालिदैन के जहन में अब सवाल है कि जो स्कूलों की मरहलावार खुलने की बात थी, अब वो उस तरीके से होगी या नहीं होगी। सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया है। वफाकी हुकूमत अपने फैसले पर कायम है। नेशनल कमांड एंड सेंटर के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33,865 टेस्ट किए गए, जिनमें से 752 में कोरोना की तशखीस हुई, यानी पॉजिटिव केसेस का तनासुब 2.3% रहा। जिसका मतलब है कि अब भी पाकिस्तान में कोरोना की शरह के फैलाव की शरह कम है, मगर खदशात अपनी जगह बरकरार है। और सिंध हुकूमत ने इन खदशात के बाद एक फैसला किया है, यानी दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं तक क्लासेस के आगाज़ का मामला अब मुलतवी कर दिया है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सिंध में अब तालीमी सरगर्मियों की बहाली के दूसरे मरहले का आगाज़ 21 सितंबर के बजाय 28 सितंबर से होगा, और अगर अगले एक हफ्ते के दौरान भी सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो तालीमी इदारों के खोलने के फैसले पर नजरसानी के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। दूसरा फेज़ जो 21 तारीख से 8वीं, 7वीं और 6ठी जमात को हमने खोलना था, उसको हम मौखर कर रहे हैं। तमाम तालीमी इदारों को, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, सबको ये कहा कि आप अपने टेस्ट करवाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाइए। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी हम फ्री में टेस्ट कर रहे हैं। जो टेस्ट लिए गए हैं वो 14,544 हैं। 3,636 रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं। 89 पॉजिटिव है। शरह है वो 2.4 बनती है। अगर ये सूरत हाल इसी तरह की रहती है तो ये हौसला अफजा सूरत हाल नहीं है। अगर एक सूरत हाल मुझे नज़र आती है कि ख़राब हो रही है, और मैंने सीएम साहब से डिस्कस भी किया है, तो मैं समझता हूँ कि हमें NCOC की मीटिंग का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें फौरी तौर पर फैसला करना चाहिए। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ट्वीट भी किया कि बेहतर होता कि मशवरा करके काम किया जाता। पहले भी मशवरा करके ये पूरे फेजेस डिज़ाइन किए गए थे। 2.4% वो पॉजिटिविटी रेट कह रहे हैं, जो भी ज़ाहिर अब कम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी देखें। आप इस वक्त क्या समझते हैं, जो मामला था उसी तरीके से खोले जाएंगे स्कूल, क्योंकि 10 तालीमी इदारे सील किए गए खैबर पख्तूनख्वा में भी जो खबर आई? जी, पहली तो बात यह है शाहजेब कि हमने अब तक जितने भी फैसले किए हैं वो सारे के सारे इत्तफाक़ राय से किए हैं, और इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस करके आपस में बैठ के किया है। तो अच्छा होता कि अगर आज का जो भी डिसीजन लेना था सिंध में वो मशवरे से होता, ताकि सारा जो नेशनल रिस्पॉन्स है वो एक जैसा होता। बदकिस्मती से वो नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि हमने ऑलरेडी ये फैसला किया हुआ था कि 22 तारीख को, यानी कि 6 से 8 का जो हमने फैसला 23 का किया था, उससे एक दिन पहले हम सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद हम ये देखेंगे कि खोलना है। और अभी तक जितनी भी हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, मिसाल के तौर पे नेशन वाइड 31,549 टेस्ट किए गए, उसमें से जो पॉजिटिव, और ये स्कूलों के लिए फोकस टारगेटेड टेस्ट हैं, उनमें से जो रिजल्ट आए 118 पॉजिटिव आए, यानी कि 0.7% है जो नेशन वाइड एक एवरेज नजर आ रही है हमें इसकी इन्फेक्शन की। और सिंध में जैसे आप बता रहे हैं कुछ ज्यादा है, लेकिन वो क्रिटिकल देखें, बंद करना तो सबसे आसान काम, लेकिन ये अगर ये कोविड जो है जिस तरह हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये और साल हो सकता है चले, तो हम एक साल तक सारे तालीमी इदारे तो नहीं बंद कर सकते जब तक कि हेल्थ क्राइसिस इस लेवल का ना हो जाए कि जब आप समझते हैं कि नहीं जी अब नहीं खोल रहा। अब यूरोप में आप देखें, एक कहा जा रहा है कि जी एक वेव आ रही है यूरोप में, लेकिन स्कूल जो है वो खुले हुए हैं। हम हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, और इसलिए हमने कहा था कि 22 को हम रिव्यू करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हमें एडवाइस करेगी, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है वो डेटा जो है वो इकट्ठा कर रहा है, लेकिन अभी तक जो हमें नेशन वाइड रिजल्ट्स आए हैं वो मेरा ख्याल है कि ऐसे नहीं है कि हम फौरी तौर पे एक फैसला कर लें, क्योंकि फिर अगर ये फैसला करेंगे तो फिर खोलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 6 माह से बच्चे घर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उनकी तालीम का। यशवंत साहब, आपका ख्याल है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो इतना अभी परेशान कुन नहीं है, इसलिए प्लान के मुताबिक ये चला जाएगा, और सिंध हुकूमत को भी समझाने की कोशिश की जाएगी कि उसी प्लान के तहत स्कूलों को खोला जाए? देखिए, हमारी ख्वाहिश तो ये है कि सिंध बाकी, क्योंकि आज मैंने जब ये फैसला का सुना तो मैंने सारे सूबों से बात की,
मैंने पंजाब से बात की, KP से की, बलूचिस्तान से की, और मुझे यही रिस्पांस आया कि हम अपने जो टाइम टेबल बना हुआ है उसके मुताबिक चल रहे हैं, और हम समझते हैं कि सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम जो क्लास 6, 7, 8 को बुला रहे हैं उसको मौखर करें। लेकिन हमने फिर भी एक मरहला बीच में रखा ताकि हम इसको रिव्यू कर सकें, और इसलिए 22 तारीख को जो कि ट्यूसडे है उस दिन 10 बजे हम सुबह इस पर मीटिंग करेंगे। और हमारी तो ख्वाहिश यही होगी कि जो भी फैसला होता है वो नेशन वाइड हो, लेकिन उसमें आपको ये भी पता है कि जहाँ जहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, या SOP फॉलो नहीं हो रही या इन्फेक्शन हो रही है, वो हम बंद भी, आप उसको माइक्रो लॉकडाउन कह लें कि भाई एक स्कूल को बंद कर दिया इसलिए कि वहाँ पे SOPs पे अमल नहीं हो रहा, एक सज़ा के तौर पे। और अगर कहीं हमने ये देखा कि कोई इन्फेक्शन बढ़ रही है तो उसको बंद कर दी। इंसिडेंटली प्राइवेट स्कूल्स में जो अभी टेस्टिंग हुई है उसमें फिगर और भी नीचे है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक नी जर्क रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। और अगेन आई से, बंद करना सबसे आसान काम है, खोलना मुश्किल है, तो हमें थोड़ा सा ये एक कोशिश करनी चाहिए कि हम हालात का एक ओवरऑल जायजा लेके करें। अदरवाइज होता ये है कि पेरेंट्स पैनिक कर जाते हैं, पेरेंट्स समझते हैं कि बहुत हालात ख़राब हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि पब्लिक स्कूल्स के अंदर यानी कि सरकारी स्कूलों में तकरीबन 31,500 टेस्ट में से सारे नेशन में 118 से पॉजिटिव है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक फिगर ऐसा है कि जिसमें हमें इत्मीनान होना चाहिए बजाय इसके घबराहट होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और उसके बाद जिक्र होगा पंजाब का शहर कसूर बुरी खबरों के हवाले से गुज़िश्ता कुछ बरसों में खबरों में रहा है, चाहे वो बच्चों के साथ ज़्यादती के मामलात हों, ज़्यादती के बाद उन्हें कत्ल करने का मामला हो, या फिर बच्चों की ज़्यादती के बाद उनकी वीडियोज़ बनाने का मामला हो, और अब वहाँ पर छोटे बच्चे अगवा हो रहे हैं। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मोटरवे पर रेप के वाक़े को 9 दिन हो गए हैं, मगर मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है, छापे मार रही है, मगर मरकजी मुलजिम का ठिकाना मालूम करने में पुलिस को अब तक नाकामी का सामना है। एक बात जो तवज्जो तलब है वो ये है कि जब से ये वाक़या हुआ है उसके बाद से रेप केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, मीडिया में मंजर आम पर आ रहे हैं। एक वाक़या फैसलाबाद में हुआ, घर में डकैती के दौरान एक खातून को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया गया। एक और वाक़या शेखुपुरा से रिपोर्ट हुआ जिसमें खावंद की मौजूदगी में बीवी को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इसी तरह एक वाक़या भावलपुर से रिपोर्ट हुआ जिसमें 20 साल लड़की को एक लड़के ने ज़्यादती का निशाना बनाया। लड़की के वालिद के मुताबिक वाक़े के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास गए, मगर वो चक्कर लगवाती रही, जिस पर उनकी बेटी ने पुलिस रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। रावलपिंडी से भी रेप के एक वाक़े की खबर अब मंजर आम पर आई है, जिसमें एक यतीम लड़की के रिश्तेदार ने उसे ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर लड़के की मां ने उसे डरा धमका कर खामोश करा दिया। फैसलाबाद में रेप का एक वाक़या 14 सितंबर को हुआ जिसमें 2 अफराद ने लड़की को बीमार वालदा की दवाई लेने के बहाने बुलाया और उसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। रेप का एक और वाक़या फैसलाबाद ही में रिपोर्ट हुआ। 11 सितंबर को झंग बाजार से मुलजिम ने अपने दोस्तों की मदद से असलहे के जोर पर लड़की को अगवा किया और फिर ज़्यादती का निशाना बनाया। फैसलाबाद में ही 13 सितंबर को एक ही रोज़ में 3 कमसिन बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। किसी वाक़े में घर के अंदर घुसकर ज़्यादती की गई, किसी वाक़े में शोहर के साथ होने के बावजूद ज़्यादती की गई, और किसी वाक़े में दिन की रोशनी में ज़्यादती की गई। तो CCPO लाहौर बताएं कि इन वाक़यात में घर से बाहर ना निकलने, शोहर के साथ होने और रात के बजाय दिन में बाहर निकलने से क्या फ़र्क पड़ा। कमसिन बच्चों के साथ क्यों वाक़यात हुए। जब भी कोई बड़ा वाक़या पेश आता है उस वक्त ऐसे वाक़यात रिपोर्ट भी ज़्यादा होने लगते हैं। अब ये वाक़यात बढ़ जाते हैं या इनकी रिपोर्टिंग में इजाफा हो जाता है, और फिर मीडिया की तवज्जो से हटने के बाद वाक़यात तो होते हैं मगर मंजर-ए-आम पर नहीं आते। ये अहम सवाल है। एक बड़े वाक़े के बाद रेप के दूसरे वाक़यात पर भी मीडिया तवज्जो ज़्यादा देता है, ख़बरों में उन वाक़यात को जगह ज़्यादा मिल जाती है, और जब तवज्जो मिलती है तो फिर कानून साजी की बातें भी ज़्यादा होती हैं। ऐसे ही वाक़यात की रोकथाम के लिए दावे भी किए जाते हैं, इक़दामात की बातें भी की जाती हैं। कसूर स्कैंडल के बाद भी ऐसा ही हुआ। कौमी असम्बली में चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल 2015 मंजूर किया गया। हम कानून साजी की बात तो करते हैं लेकिन फिर उस पर अमल दरामद की कोई गारंटी नहीं होती। कानून साजी के बावजूद बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात होते रहते हैं। दूसरी तरफ पंजाब के इलाके कसूर में शीरखार बच्चों के अगवा के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। 4 रोज़ के दौरान घरों से अगवा होने वाले शीरखार बच्चों की तादाद 3 हो गई है। DPO कसूर जाहिद मरवत ने बच्चों की बाजियाबी के लिए 8 टीमें तश्कील दे दी हैं। आखिर मामला क्या है।
कसूर वो इलाका है जहां से पहले भी कमसिन बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं। उनमें से जनवरी 2018 में सामने आने वाला 6 साला बच्ची जैनब का केस भी है, जिसमें मुलजिम इमरान को सजाए मौत हुई और अब कसूर में अचानक शीरखार बच्चों के अगवा का मामला सामने आया है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से कसूर शहर बच्चों के साथ ज्यादती और उसके बाद कत्ल के वाकयात की वजह से न सिर्फ मुल्की मीडिया की तवज्जो हासिल कर गया, बल्कि माजी में बैनुल अक़वामी मीडिया में भी उसका तज़किरा होता रहा। 2015 में कसूर में मुतादिद लड़कों और लड़कियों के साथ ज्यादती की वीडियो सामने आई। उस वक्त बहुत हंगामा मचा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि जब कसूर में वाकयात हुए तो मैंने एक DIG की जिम्मेदारी लगाई कि पता करें कि कसूर में आखिर हुआ क्या है। तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान चाइल्ड पोर्नोग्राफी में टॉप पर है और कसूर से वाकयात दूसरे शहरों में फैल गए। पता है कसूर का जब केस हुआ, एक बड़े अच्छे एक DIG को मैंने बुलाया पंजाब से, उनकी जिम्मेदारी लगाई कि मुझे बताओ ये कसूर में क्या हुआ है। ये तो शुरू में कसूर के अंदर वाकई आपको पता है बच्चों से बड़े वाकयात थे और उनकी फिल्में बनाई जा रही थी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। फिर मुझे पता चला कि पाकिस्तान दुनिया में टॉप पे है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर। उसको कहा कि मुझे चेक करो कि कसूर में क्या हो रहा है। आपको पता है जब उसने मुझे वापस आके रिपोर्ट दी, यानी मैं शॉक में चला गया। उसने कहा जो आप सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ा ये इशू बन चुका है, ये फैल गया सोसाइटी में। उसके बाद हमने बैठ के प्लानिंग की, उलमा से कहा कि बात करो, उनसे टीचर से बात करो, वहाँ मुअज़्ज़िज़ीन से बात करो। पुलिस सिर्फ पुलिसिंग का ये इशू नहीं है, वो फैल गया इस वक्त। और ये और भी फैसलाबाद में भी, यानी शर्मनाक है। जब वाकयात होते हैं, एक्शन लेने की बात होती है और फिर जैसे ही मीडिया से हेडलाइंस हटती हैं तो फिर खामोशी हो जाती है, फिर वाकयात होते हैं। अब बच्चे अगवा हो रहे हैं, शीरखार बच्चे अगवा हो रहे हैं। DPO कसूर जाहिद मरवत हमारे साथ मौजूद है। जाहिद मरवत साहब बहुत शुक्रिया। जाहिद मरवत साहब, ये बच्चों के अगवा का वाकया, शीरखार बच्चे अगवा घरों से हो रहे हैं। 4 रोज़ में 3 बच्चे अगवा हुए हैं। अब तक क्या जान पाए हैं, क्या वजूहात हैं? जी थैंक यू वेरी मच। जी आप सही कह रहे हैं, ये 3 बच्चे किडनैप अबडक्ट हुए हैं। ये इनकी उम्रें हैं, एक की 5 दिन की, एक की 10 दिन की और एक की 20 दिन की। ये जो 5 दिन का जो एक पहला बच्चा है उस पे तो अल्लाह की फजल से काफी काम हुआ है और ये इंशाल्लाह कल तक ये सॉल्व हो जाएगा ये केस। बट इट वाज अ टोटली डिफरेंट केस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 2, क्योंकि 2 केसेस जो लास्ट में हुए हैं जिसमें एक बच्चा है और एक बच्ची है, उनमें एक मर्द और एक औरत मोटरसाइकिल पे आते हैं और वो घरों में जाते हैं और वहाँ पे जब उस बच्चे को अकेला पाते हैं तो वो उनको पिक कर लेते हैं और चले जाते हैं। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ जब रिपोर्ट हुआ, ये केस पहला केस रिपोर्ट हुआ, सिंस कसूर बड़ा सेंसिटिव है, चिल्ड्रन के रिलेटेड जितने भी क्राइम है पहले भी इनकी एक हिस्ट्री, तो वी रिपोर्टेड देयर। तमाम टीमों ने, हमने मुख्तलिफ टीमें बनाई हैं। इसमें टेक्निकल जो टीम है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की टीम है और जो खासकर CTD पंजाब ने जो इन्वेस्टिगेटर्स ट्रेन किए कसूर डिस्ट्रिक्ट के लिए, उनको डिप्लॉय किया है। तो ये मुख्तलिफ एंगल से हम इस पे काम कर रहे हैं। मतलब तो अभी तक इतने छोटे बच्चों के अगवा की वजह क्या समझ में आई है आपको? क्या तहकीक कर पाए अभी तक? लगता ये है कि कोई मुनज़्ज़म गैंग है जो शिरखार बच्चों को उठाते हैं और आगे सेल आउट करते हैं, या कोई फॉर दैट मैटर कोई और भी इसका मोटिव हो सकता है। बट ये कबल वक्त होगा कि इसका मोटिव क्या है। जो मैंने बात की वो बेस्ड ऑन द पास्ट केसेस जो पंजाब में हुए हैं, जब हमने उनका रिकॉर्ड आज लिया और मुख्तलिफ सस्पेक्ट्स को, मोर देन 10 सस्पेक्ट्स जो मुख्तलिफ इस किस्म के केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको सब्जेक्ट इंटरोगेशन किया, तो उनसे यही मालूम हुआ कि इस किस्म के जब भी क्राइम होते हैं तो वन ऑफ द मोटिव ये भी हो सकता है कि वो उन बच्चों को या किसी के हैंड ओवर करते हैं या किसी को सेल आउट करते हैं। बट जहां तक हमारे इन 2 केसेस का ताल्लुक है, इनका अभी कहना कि क्यों किस मकसद के लिए किडनैप हुए, अबडक्ट हुए हैं, उनका कबल वक्त होगा। जी मतलब अगर गुज़िश्ता कुछ बरसों में कसूर ज़ाहिर है बड़ी बुरी खबरों के हवाले से, मनफी खबरों के हवाले से मीडिया पर रहा है। बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हों, फिर बच्चों के साथ ज़्यादती के बाद उनके कत्ल का मामला हो, फिर बच्चों की वीडियोज़ बनाने का मामला हो। फिर वज़ीर आज़म ने खुद ने पिछले दिनों इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने खुद पता कराया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और वो फिर दूसरे शहरों में भी फैल गया है। ये एक के बाद एक इस किस्म के वाक़यात आते हैं, बुरी खबरों के हवाले से मंजर आम पर रहता है। अब तक कुछ नहीं पता चल पाया, क्यों बार बार ये होता है? जी आपने सही बात की। बात यह है कि ये स्टोरी शुरू होती है 2015-16 से,
जहाँ पे कुछ वीडियोस बनी थी बच्चों के हवाले से और काफी बहुत बड़ा इशू बना था और इंटरनेशनल लेवल पे भी इस टॉपिक पे डिस्कशन हुई, वो हुसैन खान वाला इंसिडेंट। इसके बाद ज़ैनब का मशहूर केस हुआ जिसमें 6-7 बच्चियों की डेथ हो गई थी। उसके बाद चूनिया, ये आपने बात की पोर्नोग्राफी के हवाले से, वो नेट कैफे वगैरह और ये सारी चीजें तो यकीनन हर मोहल्ले, हर गली, हर बाजार में, हर कोने पे है। कसूर की टोटल सर आबादी 40 लाख है और ये 2 हिस्सों में तकसीम है। 50% जो डिस्ट्रिक्ट है वो मेन रोड पे है, मेन हाईवे पे है। वहाँ का कल्चर और जो रेस्ट ऑफ द 50% है वो टोटल डिफरेंट है। वो वन साइड देयर इज टोटली रूरल आबादी, on the other side it's total urbanized city. So इसमें जो वजूहात हैं, एक तो सर ये है कि बच्चे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने ज़ैनब के केस में भी रोल प्ले किया था, इन्वेस्टिगेशन की थी, चूनिया के केस में भी, उन GIT रिपोर्ट से, इन्वेस्टिगेशन से जो बात सामने आई, बच्चे चूंकि वल्नरेबल होते हैं और इजीली वो इन वल्चर्स का शिकार होते हैं, तो ये एक वजह है कि वो उन पे ज्यादा उनके पैसे नहीं लगते इन जालिमों के और वो आसानी से उनको अपने हवस का शिकार बना देते हैं। मतलब मगर बच्चे तो पूरे मुल्क में हैं और बच्चे वल्नरेबल होते हैं, देहात शहर का फ़र्क पूरे मुल्क में है। ये बार बार के वाक़यात होना, उसके बाद क्या कोई बाकायदा तहकीकात नहीं हुई कि इसकी वजह क्या है और इसको रोका कैसे जा सकता है कि एक के बाद एक मसला हो जाता है और अब बच्चे अगवा हो रहे हैं कसूर से? लास्ट ईयर में व्हेन आई वाज पोस्टेड हियर फॉर जूनियर, हमारे 5 बच्चे यहाँ पे शहीद हुए थे इन क्रिमिनल सोहेल शहजाद के हाथों। वो सर वो ऐसे थे कि रोड पे अंडे बेचना और बाजारों में मुख्तलिफ चीजें बेचना, और वो इजीली एक्सेसिबल थे इन लोगों को। सो एक वजह तो इजी एक्सेस इन बच्चों का ये जो पेडोफिलियंस हैं या दूसरे इस तरह के लोग हैं जो चाइल्ड अब्यूजर्स हैं, उनके लिए इजी एक्सेस का होना, दूसरा इन पे इनका ज्यादा खर्च ना होना, और तीसरा सर जितने भी एक्यूज थे वो सारे कभी यूज्ड टू थे, कभी हैबिचुअल, कभी खुद विक्टिम रहे हैं, और ये जब बड़े हो गए तो एक साइकोलॉजिकल एक रिवेंज भी हो सकता है उनमें कि कभी वो खुद यूज्ड टू रहे, खुद विक्टिम रहे, जब ये बड़े हो गए तो उन्होंने वही जो देखा था वही चीज उन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी हो गए। सो ये मुख्तलिफ एंगल्स हैं जो कसूर में ये वाक़यात बार बार होते हैं। सर बहुत शुक्रिया जाहिद नवाज बरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि हल इन चीज़ों का निकाला जाए। ये प्रॉब्लम्स तो पूरी मुल्क में और सोसाइटी में मौजूद हैं, मगर अगर बार बार ऐसे वाक़यात कसूर से होते हैं तो एक मुस्तकिल हल निकाले जाने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर इस पर बात करेंगे। जैसे काजी फैज़ ईसा की अहलिया के टैक्स गोशवारों और लंदन में खरीदी गई जायदादों की ज़राया-मंदी से मुताल्लिक FBI को दी गई डेडलाइन ख़त्म हो रही है। इसी माह FBI को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवानी है, मगर डेडलाइन ख़त्म होने से पहले ही FBI ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा पर 3.5 करोड़ के टैक्स वाजिबात का ऑर्डर जारी कर दिया है। और इस बात की तस्दीक खुद सरीना ईसा ने अपने जारी करदा बयान में की है और इल्ज़ाम लगाया है कि जो टैक्स वाजिबात उन पर आयद किए गए हैं वो मसनूई हैं, यानी खुद साख्ता हैं। सरीना ईसा के जारी करदा बयान के मुताबिक FBI के कमिश्नर जुल्फिकार अहमद ने 14 सितंबर को एक ऑर्डर जारी किया और इस केस में 3.5 करोड़ रुपए की एक मसनूई टैक्स लायबिलिटी बना दी है। सरीना ईसा के मुताबिक मैं ये भी नहीं जानती कि क्या वाकई ये ऑर्डर खुद उन्होंने तहरीर किया है। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि FBI के तमाम कमिश्नर्स में से जो इमरान खान की टीम ने सिलेक्ट किया वो मौसूफ जुल्फिकार अहमद हैं, जो पहले ही मेरे शौहर के खिलाफ अपनी राय दे चुके हैं। उनके पास कोई कानूनी दायरा कार नहीं है। मेरे रिटर्न हमेशा कराची में फाइल हुए और सिर्फ कराची से ताल्लुक रखने वाला कमिश्नर ही मेरे टैक्स मामलात को देख सकता है। सरीना ईसा के बयान के मुताबिक जुल्फिकार अहमद ने किसी नोटिस के लिए जो 15 दिन का कम से कम मुतय्यन वक्त है वो भी फराहम नहीं किया। इसके बावजूद मैंने उनके 4 नोटिस का जवाब दिया। सरीना ईसा के मुताबिक FBI के कमिश्नर जुल्फिकार अहमद ने मुझे सुने बगैर टैक्स वाजिबात का ऑर्डर जारी किया है, लेकिन जुल्फिकार अहमद ये नहीं बताते कि क्या वो तमाम केसेस में टैक्स दहिंदगान को सुने बगैर ऑर्डर जारी करते हैं या ये खास बर्ताव
सिर्फ उस टैक्स दहिंदा के साथ रखा जा रहा है जो एक ऐसे जज की बीवी है जिसे इमरान खान की हुकूमत हटाना चाहती है। सरीना ईसा के मुताबिक FBI के कमिश्नर जुल्फिकार अहमद का ऑर्डर एक अफसाना है और इस अफसाने के खिलाफ मैं अपील दायर करूंगी। ये एक ऐसा अफसाना है जिसमें मेरी ज़रई ज़मीनों से हासिल की गई आमदनी को नज़रअंदाज किया गया है। ये एक ऐसा अफसाना है जिसमें कई अरसों पर मुहित मेरी माहाना तनख्वाहों को भी नज़रअंदाज किया गया है। ये एक ऐसा अफसाना है जिसमें मेरी कराची की जायदादों की फरोख्त से हासिल किए गई मुनाफे को भी नज़रअंदाज किया गया है। सरीना ईसा ने सवाल उठाया कि क्या ये खुसूसी रवैया मेरे साथ इसलिए रखा गया कि मुझ में इमरान खान, फरोग नसीम और मिर्ज़ा शहजाद अकबर के टैक्स रिटर्न्स की कॉपीज़ मांगने की हिम्मत थी, या इसलिए रखा जा रहा है कि मैं एक ऐसे जज की बीवी हूं जो किसी दबाव में नहीं आएगा, या ये खुसूसी बर्ताव इसलिए है कि उन्हें यह जानकर तकलीफ होती है कि इस वक्त जब मैं कोई भी काम नहीं कर रही तब भी मैं इमरान खान और उनके बहुत से मुआवनीन खुसूसी के मुश्तरका टैक्सेस से ज़्यादा टैक्स अदा करती हूँ। अब सरीना ईसा खुद इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि FBI ने उनके खिलाफ 3.5 करोड़ के टैक्स वाजिबात का ऑर्डर जारी कर दिया है। उनके मुताबिक यह खुद साख्ता टैक्स लायबिलिटी है, इसमें बदनीयती शामिल है, बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है और वो इस ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर करेंगी। अब बाकायदा FBI ने अपना ऑर्डर जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन भी खत्म हो रही है। देखना होगा कि FBI कब अपनी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखता है और फिर उसके बाद क्या फैसला सामने आता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर है, एक और अहम अदालती फैसला है, वापस सामने रखेंगे। एक और अदालती फैसला सामने आया है जिसमें नैब के गिरफ्तारी के अख्तियार पर बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इस बार फैसला सिंध हाई कोर्ट की तरफ से सामने आया है। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक यह तयशुदा कानून है कि जब तक तहकीकाती इदारे की बदनीयती साबित ना हो जाए गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं दी जाती। अदालत ने यह महसूस किया कि शाहिद खान अब्बासी मौजूदा वफाकी हुकूमत पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करते हैं। उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया जिसमें वो 7 माह कैद में रहे, फिर इस केस में उनकी जमानत हो गई और इसके बाद ये रेफरेंस दायर किया गया। हम नैब की बदनीयती को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि नैब ने दरख्वास्त गुजार पर सियासी दबाव बढ़ाया ताकि उनकी जबान बंद की जा सके। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि शाहिद खान अब्बासी और दीगर अफराद के खिलाफ रेफरेंस बादियुन नज़र में उस सूरत हाल को वाज़ेह करता है जिसकी निशानदही सुप्रीम कोर्ट ने अपने ख्वाजा बिरादरान के फैसले में की। आगे सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा नंबर 67 का हवाला दिया है जिसके मुताबिक नैब कुछ जमातों के रहनुमाओं से मुताल्लिक कार्रवाई करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा करता है। बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात के बावजूद कार्रवाई में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, जबकि कुछ जमातें जो दूसरी साइड पर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता रहा। महीनों और सालों तक उन्हें कैद में रखा जाता है और इसके लिए कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती है। ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसका सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में हवाला दिया। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि दिलचस्प बात यह है कि जब नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर से पूछा गया कि सिंध और वफाक में अक्सरियती जमात के खिलाफ कितने रेफरेंस फाइल हुए तो जवाब नहीं दिया गया। अदालत ने लिखा कि पेट्रोल बहरान की वजह से PSO के बोर्ड को तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत का था, शाहिद खान अब्बासी का नहीं, और नैब ने भी इस बात की तरदीद नहीं की। इससे नैब केस की ये बुनियाद खत्म हो जाती है कि शाहिद खान अब्बासी ने बोर्ड को इसलिए ख़त्म किया कि वो इमरानुल हक को MD PSO बनवाना चाहते थे। फैसले में मजीद कहा गया कि पेट्रोल क्राइसिस की वजह से अहम वजूहात की बिना पर बोर्ड को वज़ीर आज़म ने तहलील किया, शाहिद खान अब्बासी ने नहीं, और इस हवाले से खबरें भी मीडिया पर आईं। मगर नैब के तफ्तीशी अफसर ने उस वक्त के वज़ीर आज़म से ना पूछगछ की और ना ही उन्हें मुश्तबा करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सिंध हाई कोर्ट भी कह रही है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। ये बात गुज़िश्ता रोज़ होने वाली पाकिस्तान बार काउंसिल और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी उठाई गई। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि मुल्क में मौजूदा एहतसाब का निज़ाम न सिर्फ नाकारा, गैर मौसर और मुतनाज़ हो चुका है बल्कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए एक आला-ए-कार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से एहतसाब का नया कानून बनाया जाए जो इंसाफ और शफाफियत के बुनियादी तकाज़ों के ऐन मुताबिक हो। मुकदमे के आगाज़ से पहले किसी को कैद में रखना गैर कानूनी करार दिया जाता है। नैब इन तमाम इल्ज़ामात की बहरहाल तरदीद करता रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।